नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। पिछला महीना सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इवेंटफुल रहा था और प्राइवेट प्रॉपर्टी को लेके उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट बताई है। हम उसको देखते हैं, लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी सूचना देना चाहूँगा। हमारे फाउंडेशन कोर्सेज के ऊपर 20% डिस्काउंट आप प्राप्त कर सकते हैं। लास्ट बैच इस कूपन का इस्तेमाल कर सकते हैं तो आपको डिस्काउंट प्राप्त होगा। नंबर्स और हमारी ईमेल आईडी पे संपर्क कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 5 नवंबर को एक जजमेंट सुनाई है जो कि संविधान के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल 31C के बारे में है। एंड अपार्ट फ्रॉम आर्टिकल 31C हमें जो क्वेश्चन यहाँ पे देखने हैं, 2 क्वेश्चन जो अराइज होते हैं इस पर्टिकुलर जजमेंट से। देखिए, बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने से अच्छा मुझे लगता ये है कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको क्या टॉपिक या क्या पॉइंट पता होने चाहिए, इसके ऊपर फोकस करना ज़रूरी है। बहरहाल मैं कुछ स्टोरी या बैकग्राउंड भी दूंगा, ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्टली आपको बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले तो 9 जजेस का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है और इसने जजमेंट सुनाई कि सभी प्राइवेटली ओन्ड प्रॉपर्टी, दैट ऑल प्राइवेट प्रॉपर्टी आर नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ मटीरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी अंडर आर्टिकल 39B। इसका क्या मतलब है और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें देखना होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आप देते हो। फर्स्ट टेल मी दिस क्वेश्चंस आंसर एंड वील रिवील द आंसर लेटर ऑन। हम इसको रिवील करेंगे एट द एंड ऑफ द डिस्कशन। तो सबसे पहले देखते हैं कि बैकग्राउंड क्या है इस पूरी कहानी का। इस पूरी कहानी में सेंटर पॉइंट है 2 आर्टिकल्स, एक है आर्टिकल 39 और दूसरा है आर्टिकल 31C। इस कहानी की शुरुआत होती है 1971 से, जहां पे 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है और वह संविधान में आर्टिकल 31C नाम का एक नया आर्टिकल ऐड करता है। बेसिकली सरकार चाहती है कि हम यदि किसी व्यक्ति की प्राइवेट प्रॉपर्टी अक्वायर करते हैं और उसे रीडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कोई कदम उठाते हैं तो कोर्ट में अप्रोच ना करें, कोर्ट को तंग ना किया जाए और हम भी तंग ना हो, अदालतों के चक्कर ना काटें। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि 1978 तक द राइट टू होल्ड प्रॉपर्टी वाज अ फंडामेंटल राइट, और जब फंडामेंटल राइट वायलेट होता था तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया जा सकता है, अभी भी किया जा सकता है। हालांकि अब ये फंडामेंटल राइट नहीं रहा। क्या मैंने क्वेश्चन का आंसर रिवील कर दिया? कोई बात नहीं, सुनते हैं। अब बी और सी ये इंपॉर्टेंट क्यों है यहाँ पे, इससे पहले मैं बताता हूं कि आर्टिकल 31C में लिखा क्या था। आर्टिकल 31C में ये लिखा था दैट इफ द लॉ इज पास्ड टू इंप्लीमेंट आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C, यानी इन 2 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए अगर कोई कानून पास होता है तो उसे इस बेसिस पे चैलेंज नहीं किया जा सकता है कि वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है। कौन से फंडामेंटल राइट? आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि आर्टिकल 14 यानी कि इक्वालिटी बिफोर लॉ के बेसिस पे, या आर्टिकल 19 के अंदर राइट टू प्रॉपर्टी या राइट टू ऑक्यूपेशन, इसके बेसिस पे बहुत सारे ऐसे कानूनों को चैलेंज किया जा चुका था अभी तक, जो बेसिकली प्रॉपर्टी ओनरशिप पे रेगुलेशन लगाते थे, लिमिट लगाते थे और एक लेवल से या एक अमाउंट से ज़्यादा किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी अगर होती थी तो उसे वो जब्त करके बाकी लोगों में बांटने की बात करते थे। ऐसे बहुत सारे कानून पास किए गए और उन सभी कानूनों को चैलेंज किया जा रहा था। तो सरकार ने वंस एंड फॉर ऑल ये कह दिया कि अगर हम 39B यानी कि ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटीरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी टू डिस्ट्रीब्यूट फॉर द कॉमन गुड, अगर हम इसके मटीरियल रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कोई कानून बनाते हैं, या कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, एक छोटे ग्रुप या एक इंडिविजुअल के पास ज्यादा वेल्थ ना हो ये इंश्योर करने के लिए कोई कानून बनाते हैं, तो उस कानून को हम बनाएंगे तो उसे चैलेंज नहीं किया जा सकता ऑन द बेसिस कि इट वायलेट्स आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 19। अब जब ये किया गया तो यहां तक बात ठीक थी, लेकिन इसके बाद एक और बात लिखी गई इन 31C बाय दिस 25th अमेंडमेंट। क्या लिखा गया? ये लिखा गया दैट द लॉ विल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन द कोर्ट। ध्यान से सुनना, ऐसे कानून को कोर्ट में, जुडिशरी में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, even on the ground that it is not implementing that article 39। तो अगर वो आर्टिकल 39B और 39C को इंप्लीमेंट नहीं भी करता है
तो भी इस बेसिस पे भी उसे क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसा समझे कि मैंने कानून पास कर दिया है ना, सेइंग कि मैं जो है मटेरियल रिसोर्सेज की ओनरशिप दूसरे से ले रहा हूं, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहा हूं और बांट रहा हूं। मैं कोर्ट में इस बेसिस पे भी उस कानून को चैलेंज नहीं कर सकता कि भाई साहब सरकार ऐसा नहीं कर रही, गवर्नमेंट इज नॉट डूइंग इट, इट्स ओनली अक्वायरिंग द प्रॉपर्टी, इट्स नॉट रीडिस्ट्रीब्यूटिंग इट फॉर द कॉमन गुड। नाउ दैट लेफ्ट द कोर्ट वेरी एंग्री। कोर्ट ने कहा ऐसा कैसे कर सकते हो आप, आपको जुडिशियल रिव्यू तो रखना पड़ेगा। इसलिए 1973 में जब सुप्रीम कोर्ट ने केशव नंदा भारती केस जजमेंट सुनाई, तब उन्होंने कहा कि देखो सर, आप ऐसा नहीं कर सकते हो, आप कोर्ट के पास आने से रोक नहीं सकते हो व्यक्ति को अगर वो कहे कि आर्टिकल 39B और C इंप्लीमेंट ही नहीं हो रहे उस कानून से। तो ठीक है, बढ़िया। लेकिन जो फर्स्ट पार्ट जो था जिसमें ये बताया गया था दैट 39B and C कैन वायलेट आर्टिकल 14 and 19, ये बरकरार रखा गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी कोर्ट को। कम टू द ईयर 1976, दिस इज द इमरजेंसी एरा, और इमरजेंसी एरा में आता है अमेंडमेंट जिसका नाम है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इस अमेंडमेंट से सरकार को लगता है, या इंदिरा गांधी सरकार को लगता है कि मैं सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को क्यों ना इंप्लीमेंट करवा दूं। Why only 39B and C? I will write here that all the directive principles of state policy, if they are being implemented under a law, that law cannot be challenged that it is violating Article 14 and Article 19. उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है। अब यहां से आपको क्या नजर आ रहा है, यहां से आपको नजर आ रहा है कि देखो, the directive principles of state policy have been made superior to the fundamental rights, जबकि संविधान ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहता है, संविधान ऐसी पोजीशन नहीं रखता है। संविधान तो इनफैक्ट फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्सेबल बनाता है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को एनफोर्सेबल नहीं बनाता है। अब इसलिए क्या होना चाहिए, रिस्टोर करना पड़ेगा बैलेंस। उसके लिए कोर्ट आता है 1980 में। जजमेंट का नाम है मिनर्वा मिल्स केस। जजमेंट का क्या नाम है, मिनर्वा मिल्स केस। मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट होल्ड्स दिस पार्ट ऑफ दैट अमेंडमेंट एज कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड। दैट मीन्स जिस 42nd अमेंडमेंट से ये कहा गया था कि किसी भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को इंप्लीमेंट करते हुए कोई कानून आए और वो 14 और 19 को वायलेट करे, इट विल नॉट बी क्वेश्चनड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। इस पूरी स्टेटमेंट को हटा दिया गया, यानी 42nd अमेंडमेंट से लाई गई चीज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहरा दिया गया और ये कहा कि जुडिशियल रिव्यू इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। खैर, अब क्या मामला सामने आता है आज की डेट में। आज की डेट में दो सवाल है। सवाल नंबर 1, क्या आर्टिकल 31C आफ्टर द मिनर्वा मिल्स केस जजमेंट डज इट स्टिल एग्जिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन एज इट एग्जिस्टेड आफ्टर केशव नंदा भारती। मतलब 1976 में अमेंडमेंट हुआ, 1980 में उसको खारिज कर दिया गया, लेकिन 31C उससे पहले आया था ना, जिसमें 39B और 39C के बारे में बात हुई थी। क्या उसी रूप में आर्टिकल 31C एग्जिस्ट करता है, या मिनर्वा मिल्स केस की जजमेंट के बाद वो हट चुका है संविधान से? डज इट स्टिल एग्जिस्ट और हैज इट बीन कंप्लीटली इरेडिकेटेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, वॉज द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन वॉज कि ये 39B में जो ये टर्म है मटीरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी, क्या है, मटीरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी। ये जो शब्द है, इस शब्द के अंदर क्या सभी प्राइवेट और पब्लिक प्रॉपर्टी आती है? डज द एंटायर प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक प्रॉपर्टी ऑफ दिस कंट्री कम अंडर मटीरियल रिसोर्स ऑफ द कम्युनिटी और नॉट? ये दो सवाल थे। पहले सवाल का जवाब एक एग्जाम्पल से देता हूं। अब मान लीजिए कि आप एक कानून लेके आते हैं, यहीं पे बता देता हूं एग्जाम्पल। आप एक कानून लेके आते हैं इन द ईयर 2016। उस कानून में आपने स्पीड लिमिट सेट कर दी हाईवेज पे, दैट नेशनल हाईवे पे स्पीड लिमिट होगी 80 किलोमीटर्स पर आवर। नाउ आफ्टर दिस हैपन्स, 4 years पास बाय, इन 2020 यू फील कि नेशनल हाईवे पे यार 80 स्पीड लिमिट तो बहुत कम है, हमें 100 रखनी चाहिए। सो यू चेंज द लॉ, आप कानून चेंज करते हो और 100 स्पीड कर देते हो, ठीक है। बट समहाउ आपके देश के कॉन्स्टिट्यूशन में, देखो ये हाइपोथेटिकल सिनेरियो है, इमेजिनेशन में चलना है। समहाउ इमेजिन कि आपके देश के संविधान में एक आर्टिकल था जो ये कहता था कि कभी भी किसी नेशनल हाईवे की स्पीड लिमिट 100 नहीं होगी। जब ऐसा हुआ तो इसका मतलब कि आपने जो ये स्पीड लिमिट सेट की है दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल,
एंड द कोर्ट विल से कि क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है तो मैं इसे खारिज कर रहा हूं, ठीक है। अब इस सिनेरियो में जो यहां पे हुआ है ना, 2016 में कानून आया, फिर 2020 में कानून आया, फिर मान लो 2022 में कोर्ट ने कह दिया कि मैं ये खारिज कर रहा हूं ये स्पीड लिमिट। अब इस सिनेरियो में मैं आपको दो ऑप्शन देता हूं। ऑप्शन नंबर 1, क्या अब स्पीड लिमिट 80 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2, कोई स्पीड लिमिट नहीं है, देयर इज नो स्पीड लिमिट। ऑफ कोर्स दिस इज रॉन्ग। दैट मीन्स कानून वापस वहां पहुंच गया है जहां वो 2016 में था, यानी स्पीड लिमिट अब 80 किलोमीटर पर आवर है। सिर्फ इसी लॉजिक को समझते हुए आप यहां पे जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है उसे भी समझ सकते हो। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर पहले जो 42nd अमेंडमेंट से जो मैंने चेंज किया था अगर उसे खारिज कर लिया गया है, सो द लॉ विल गो बैक टू द प्रीवियस वर्जन। प्रीवियस वर्जन क्या था आर्टिकल 31C का, कि any law that is being used to implement article 39B and article 39C can violate article 14 and 19 and the court cannot be approached। यही था और यही आज भी है, ठीक है। यही पोजीशन में आर्टिकल 31C आज भी संविधान में एग्जिस्ट करता है। दूसरा सवाल था रिगार्डिंग मटीरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी। अब यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने अपने प्रीवियस स्टांसेस से कुछ चेंज लेके आया, कुछ बदलाव लेके आया। क्या बदलाव था? बदलाव यह था कि उन्होंने कहा कि मटेरियल रिसोर्सेज के अंदर सारी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं आ सकती। यू कैनॉट से दैट टुमारो एनी प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड एवरी प्राइवेट प्रॉपर्टी कैन बी अक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट एंड यूज्ड फॉर द कॉमन गुड। हमें केस बाय केस बेसिस पे देखना पड़ेगा कि क्या जो प्रॉपर्टी अक्वायर की जा रही है क्या वो मटीरियल कम्युनिटी प्रॉपर्टी है या नहीं है, मटीरियल कम्युनिटी रिसोर्स है या नहीं है। अब ये इसलिए किया गया क्योंकि पिछली इंटरप्रिटेशंस जो जजेस के हिसाब से थी दे वर सोशलिस्ट इन नेचर। सोशलिस्ट प्रिंसिपल से अगर आप इकोनॉमी चलाते हैं तो उस प्रिंसिपल के बेसिस पे आप गवर्नमेंट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट कंट्रोल ऑफ रिसोर्सेज, इसको प्राथमिकता देते हैं, इसको प्रायोरिटी देते हैं। आपको ऐसा लगता है कि देश की वेलफेयर तभी हो सकती है जब प्राइवेट प्रॉपर्टी मिनिमम हो और गवर्नमेंट के कंट्रोल में सारे के सारे रिसोर्सेज और इंडस्ट्रीज प्रॉपर्टीज हो, ताकि वो उसको लोगों में बांट सके, डिस्ट्रीब्यूट कर सके। This is an old economic model that probably would have worked in the 1960s, 70s और 80s, but not in today's India, जहां पे हम सोशलिस्ट प्रिंसिपल से आगे बढ़ चुके हैं आफ्टर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म्स। उस वक्त हमें पब्लिक इन्वेस्टमेंट के ऊपर और पब्लिक गुड्स के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होना पड़ता। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आज नहीं होना पड़ता, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, इनफैक्ट ये तो कोर्ट कह रहा है। ऐसा नहीं है कि आज नहीं होना पड़ता है, लेकिन आज के समय में प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट बिजनेसेस हैव ओन्ड अ रेपुटेशन, दे हैव अर्नड अ लॉट एंड दे आर जनरेटिंग अ लॉट ऑफ वेल्थ। इसलिए आप इकोनॉमी के अंदर सिर्फ गवर्नमेंट की ओनरशिप को प्राथमिकता नहीं दे सकते हो। सेम वे व्हेन वी टॉक अबाउट द कॉमन मटीरियल और वी कॉल मटीरियल रिसोर्सेज, तो उसमें सारी प्रॉपर्टी नहीं आती है। पब्लिक प्रॉपर्टी आ सकती है, लेकिन प्राइवेट प्रॉपर्टी को चेक करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि क्या मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी की परिभाषा में ये फिट बैठते हैं या नहीं बैठते। तो केस बाय केस बेसिस पे आप ये देखेंगे। विद एवरी सिनेरियो ऑफ अ प्रॉपर्टी दैट कम्स इन फ्रंट ऑफ यू, यू विल असेस दैट वेदर दिस इज अ प्रॉपर्टी विच कैन बी अक्वायर्ड फॉर पब्लिक गुड और नॉट। ठीक है, तो ये दो जो आउटकम्स हैं इस जजमेंट के, यही मेजर आउटकम्स हैं निकल के आ रहे। 31C स्टिल एग्जिस्ट इन द फॉर्म दैट इट एग्जिस्टेड आफ्टर द 1973 केशवानंदा भारती केस, एंड मटीरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी डू नॉट इंक्लूड ऑल प्राइवेट प्रॉपर्टी। ठीक है, सो यू विल हैव टू लुक एट लॉट ऑफ फैक्टर्स। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनफैक्ट नाउ एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हैज पॉइंटेड आउट कि जिस रिसोर्स या जिस प्रॉपर्टी की बात हो रही है वो किस हालत में, क्या वो कॉमन गुड के लिए इस्तेमाल हो भी सकता है या हम ऐसे ही अक्वायर कर रहे हैं, क्या उसका पब्लिक वेलफेयर पे कोई इंपैक्ट होगा भी या नहीं होगा।
एंड दिस इज अ नॉन एग्जॉस्टिव क्राइटेरिया, दैट मीन्स इसमें और भी चीजें ऐड हो सकती हैं आगे आने वाले समय में. तो who knows what will be added, but one thing is for certain. For several politicians which have been saying or who have been saying in the recent few months कि हम एक wealth census करना चाहते हैं कि किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है इस देश में, और उसके बाद जो एक लेवल से ज्यादा प्रॉपर्टी होगी उस पर टैक्स लगा देंगे एक्स्ट्रा. अब इन जो सपने हैं जो कुछ पॉलिटिकल लीडर्स ले रहे होंगे, उनको थोड़ा सा कोर्ट की तरफ से यहां पे मैसेज भी हो सकता है that all private property cannot be acquired in the name of common good. It has to be seen on a case to case basis. That's all from me today. I hope you understood a lot of things. इसकी जो PDF है वो डिटेल में पढ़ लीजिएगा और भी ज़्यादा डिटेल्स में वो समझ आ जाएगा. धन्यवाद.